SPSS मीन स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। दूसरे और भी सॉफ्टवेयर हैं जो एनालिसिस के लिए और डेटा एंट्री पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि SPSS बहुत यूजर फ्रेंडली है और इजीली अवेलेबल है हमारे पास, तो इसलिए आज हम इसको सीखेंगे। बेसिकली इस सेशन का पर्पस ये है कि आप लोग जब भी अपनी स्टडी करना चाहें, रिसर्च करेंगे, तो उसकी बेसिक एनालिसिस आप लोग खुद से कर सकें। बेसिक एनालिसिस के लिए भी SPSS के बेसिक फीचर्स आना बहुत ज़रूरी है, तो ही जाके फिर आप एनालिसिस कर सकेंगे। सबसे पहले हम SPSS को समझ लेते हैं। बेसिकली SPSS में दो शीट्स होती हैं, वन इज वेरिएबल व्यू, अनदर वन इज डेटा व्यू। तो हम जिस पे क्लिक करेंगे वो विंडो शो हो जाएगी। वेरिएबल व्यू, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें आपको वेरिएबल्स दिखेंगे, लाइक क्वेश्चंस आपके। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ पेशेंट है, एज है पेशेंट की, BMI है, इस तरह के जो भी वेरिएबल्स हैं उन सब की डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगी। डेटा व्यू में क्या होता है, जब भी वेरिएबल व्यू में आपने एक दफा क्वेश्चन डिजाइन कर दिया, आप डेटा व्यू में जाएंगे और वहां पर एंट्री स्टार्ट कर देंगे। वेरिएबल क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं, अभी हम वो रूल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ब्रॉडली उसकी कैटेगरीज देख लेते हैं कि वेरिएबल नेम कोई भी रखने के लिए हमें किन किन चीजों को देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल का नाम, उसकी टाइप, उसकी विड्थ, डेसिमल, लेवल्स, वैल्यूज, इन सबको। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अगर आवाज नहीं आ रही तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू। तो अच्छा, अब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट से सुनिएगा। वेरिएबल नेम डिसाइड करने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, वेरिएबल नेम में कभी भी स्पेस नहीं लिख सकते हम। जब भी SPSS में क्वेश्चन अपना डिजाइन करें, फॉर एग्जाम्पल मेरा वेरिएबल है नेम ऑफ पेशेंट, अगर मैं ये लिखना जा रही हूँ, एंटर करूंगी, तो SPSS एरर दे देगा। रूल नंबर 2, अगर आपको वेरिएबल नेम में स्पेस देना ही है, तो आप उसकी जगह या तो डॉट यूज कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर। फॉर एग्जाम्पल नेम डॉट ऑफ डॉट पेशेंट, इसने एक्सेप्ट कर लिया। डॉट की जगह आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर पेशेंट। नो, मैंने स्पेस दे दिया था इसलिए इसने एरर दे दिया। नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर पेशेंट, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अगेन आई एम रिवाइजिंग माय वर्ड्स। रूल नंबर 1, वेरिएबल नेम में कभी भी स्पेस नहीं आता। रूल नंबर 2, अगर वेरिएबल नेम आपको सेपरेट करना है तो आप या तो डॉट का इस्तेमाल करें या फिर अंडरस्कोर का। रूल नंबर 3, वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो मैं 1 लिखूंगी तो ये एरर दे देगा। रूल नंबर 4, अगर आपको नंबर से स्टार्ट करना ही है तो या तो आप उससे पहले कोई अल्फाबेट यूज कर लें, A1, या फिर आप @1 लिख लें। रूल नंबर 5, वेरिएबल नेम जितना शॉर्टेस्ट हो उतना अच्छा है। वो मैं आगे डिटेल बताऊंगी कि शॉर्टेस्ट रखना क्यों जरूरी है। तो अगेन आई एम रिवाइजिंग। रूल नंबर 1, वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं रख सकते। रूल नंबर 2, वेरिएबल नेम में अगर आपको स्पेस रखना है तो आप उसके लिए या तो अंडरस्कोर का इस्तेमाल करें या फिर डॉट का। रूल नंबर 3, वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। रूल नंबर 4, अगर आपको नंबर से स्टार्ट करना है तो आप या तो किसी अल्फाबेट का या फिर @ का वर्ड यूज करें। रूल नंबर 5, वेरिएबल नेम हमेशा शॉर्टेस्ट रखें। ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है टाइप की।
वेरिएबल नेम की हमें टाइप सिलेक्ट करनी होती है डेटा एंट्री के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल मेरा वेरिएबल है नेम ऑफ पेशेंट, तो नेम ऑफ पेशेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक उसका नाम वर्ड्स में होगा ना। जब वर्ड्स में होता है तो फिर हम उसकी टाइप सिलेक्ट करते हैं स्ट्रिंग। यूजुअली एसपीएसएस में 3 टाइप्स फ्रिक्वेंटली यूज होती है, एक है स्ट्रिंग, दूसरी है डेट, तीसरी है नंबर या न्यूमेरिक। जब भी आपको इस तरह का वेरिएबल रखना होता है कि जहां पर आप खुद से टाइप करें, कोई कोडिंग नहीं हुई भी, कोई नंबर्स नहीं होते, तो आप हमेशा उसकी टाइप स्ट्रिंग सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम है पेशेंट के या कोई एड्रेस है, इस तरह के वेरिएबल में स्ट्रिंग सिलेक्ट करते हैं। अगर आपका वेरिएबल इस तरह का है जहां पे आपको नंबर्स लिखने हैं या कोडिंग हुई भी है, कोडिंग डालनी है, तो उसके लिए आप हमेशा न्यूमेरिक टाइप सिलेक्ट करते हैं। अगर आपका वेरिएबल ऐसा है जिसमें आपको डेट लिखनी है तो ऑब्वियसली आप सिलेक्ट करेंगे डेट। और डेट के भी फिर यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मर्जी के लिहाज से, कि आपको जो पसंद है आप उसके अपीयरेंस वो रख सकते हैं। यहाँ पर मेरा वेरिएबल है नेम ऑफ पेशेंट, तो मैं उसकी टाइप रखूंगी स्ट्रिंग। अब आती है विड्थ। विड्थ आप कितने डिजिट अलाउ करना चाहते हैं एंट्री करते वक्त। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट का नाम हो सकता है बहुत छोटा हो, लाइक अली, वो सिर्फ 3 डिजिट में भी आ जाएगा। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका नाम बहुत लंबा हो, तो हम कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम डिजिट अलाउ कर देते हैं, लाइक 200 या 50। तो उसमें हम जितना भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। डेसिमल की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल हमेशा न्यूमेरिक नंबर्स में अप्लाई किया जाता है, स्ट्रिंग में नहीं। टाइप स्ट्रिंग मीन्स ओपन टेक्स्ट। जब भी आप अपनी मर्जी से डेटा एंटर करना चाह रहे हैं, लाइक किसी का नाम लिख रहे हैं, एड्रेस लिख रहे हैं, तो उसमें आप जब स्ट्रिंग टाइप सेलेक्ट करेंगे तो आप उस फील्ड में कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेटा व्यू में जाके एंट्री करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग टाइप सेलेक्ट की हुई है, इससे पता चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ निदा गौरी, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर टाइप है न्यूमेरिक। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी निदा गौरी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एरर दे देगा। ठीक है, जहां हमें खुद से कुछ लिखना होता है वहां हमें स्ट्रिंग टाइप सेलेक्ट करनी होती है। जहां हमें सिर्फ नंबर्स डालने होते हैं, लाइक 2 डाला मैंने, 3 डाला, 4 डाला, तो वहां पे हम टाइप सेलेक्ट करते हैं न्यूमेरिक। आई होप इट इज क्लियर नाउ। लेबल। अब लेबल क्या है? लेबल का मतलब ये कि अगर जैसे मैंने आपको रूल्स बताए थे वेरिएबल नेम डिसाइड करने के, कि वेरिएबल नेम शॉर्टेस्ट होना चाहिए। शॉर्टेस्ट इसलिए होना चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने बहुत लंबा वेरिएबल रख लिया नेम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जहां पर एक वक्त में 20 वेरिएबल दिख सकते थे, इस लॉन्ग नेम की वजह से आपको 10 वेरिएबल नेम दिखेंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं कि वेरिएबल नेम शॉर्टेस्ट हो, लाइक ये A1 है। अब मुझे नहीं पता A1 का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, तो लेबल में उसकी डिटेल बता देती हूँ। A1 का मतलब है एड्रेस ऑफ पेशेंट्स परमानेंट एड्रेस, परमानेंट रेजिडेंसी या कुछ भी, ठीक है। अब उसका फायदा क्या होगा, मुझे जब मैं डेटा व्यू में जाऊंगी एंट्री करने लगूंगी तो मुझे समझ नहीं आएगा कि A1 का में क्या पूछा गया है, क्या एंट्री करनी है। जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगी तो यहाँ पर आपको सोबिया wants to repeat, please repeat the last point again about long variable। देखिए, वेरिएबल नेम हमेशा शॉर्टेस्ट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ये A1, Q1 या सेक्शन B है तो B1, इस तरह करके रखें। अगर आप लॉन्ग रखेंगे, लाइक इस तरह का, मैंने बहुत लंबा, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है मेरा,
अब मैं डेटा एंट्री करने जब जाऊंगी तो एक वक्त में मुझे अगर छोटे छोटे वेरिएबल्स नेम होंगे तो एक विंडो में मुझे बहुत सारे डेटा एक साथ देख सकूंगी, वेरिएबल एक साथ देख सकूंगी। कंपेयर अगर मुझे करना हो दो वेरिएबल्स को डेटा तो एक साथ देख सकूंगी। लेकिन अगर वेरिएबल नेम बहुत लंबा हुआ तो बहुत ज्यादा स्पेस कैरी करेगा और एक विंडो में एट अ टाइम हमें कम वेरिएबल दिख सकेंगे, बाकी इसका और कोई ड्रॉबैक नहीं है। इसके साथ अगर वेरिएबल व्यू वेरिएबल नेम छोटा है तो आप उसके साथ ये कर सकते हैं, लेबल में उसका फुल डिटेल प्रोवाइड कर दें। जब लेबल में फुल डिटेल प्रोवाइड कर देंगे आप, फॉर एग्जाम्पल A1 नहीं पता A1 का मतलब किसी को, आपने इसकी क्वेश्चन की डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी। अब मैं जब डेटा व्यू में एंट्री करने जाऊंगी, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा तो मुझे पता चल गया कि इसका मतलब है एड्रेस ऑफ पेशेंट्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। अब मैं यहाँ पर सबके फिर एड्रेस लिख दूंगी, राइट। तो वेरिएबल व्यू में जा रहे हैं हम दोबारा। नेम, वेरिएबल नेम शॉर्टेस्ट होना चाहिए, उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, या तो स्ट्रिंग होगी या न्यूमेरिक होगी या फिर डेट होगी। विड्थ उसकी कितने डिजिट आप अलाउ कर रहे हैं, डेसिमल, डेसिमल न्यूमेरिक अगर टाइप होती है तो उसके लिए हम डेसिमल सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट में अगर हमें कोई डेटा डालना है तो उसके लिए हम डेसिमल पहले से डिसाइड करते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल कितने डिजिट शो हो। लेबल का मतलब है फुल इंफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल नेम। अगर वेरिएबल नेम आपने शॉर्ट रखा हुआ है तो उसकी फुल इंफॉर्मेशन डिटेल क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख दें। वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका वेरिएबल है जेंडर, जेंडर इसकी टाइप आप क्या रखना चाहेंगे, बहुत से लोग कहते हैं स्ट्रिंग। अगर मैं इसकी टाइप रखती हूँ स्ट्रिंग तो उससे क्या होगा, जैसे मैं डेटा व्यू में डेटा एंट्री करने लगूंगी, मैंने लिखा फीमेल, फिर मैंने लिखा फीमेल जिसमें ई नहीं लिखा मैंने, फिर लिखा मैंने फीमेल जिसमें मैं ए लिखना भूल गई। अब क्या होगा, जैसे ही मैं एनालिसिस करने लगूंगी तो मेरे पास डेटा में वो बताएगा एक फीमेल वो थी जो कि जिसमें जिसकी स्पेलिंग ए थी, एक फीमेल वो थी जिसकी स्पेलिंग ए थी, एक फीमेल वो थी, जबकि ये है तो फीमेल। टोटल मेरे पास 3 नंबर्स आने चाहिए थे फीमेल के, लेकिन ये केस सेंसिटिव है तो वो इस तरह की एरर्स को अलग कंसीडर करता है। तो बेहतर ये होता ये है कि हम कोडिंग कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने, क्योंकि मैंने जेंडर के नाम से ऑलरेडी एक वेरिएबल बना दिया है तो अब मैं जेंडर के नाम से दोबारा वेरिएबल नहीं बना सकती, वो कंसीडर नहीं करेगा, उसको एरर शो करेगा। तो जेंडर 1 कर देती हूँ। अब इसकी टाइप मैंने न्यूमेरिक सिलेक्ट की। न्यूमेरिक सिलेक्ट करने के बाद मैं बिट्स वही रहने देती हूँ 8, डेसिमल मैंने मिटा दी क्योंकि मैं 1 पॉइंट या 2 पॉइंट करके डेटा नहीं डालूंगी। यहाँ पे मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जेंडर ही है वेरिएबल नेम मेरा। वैल्यू इसमें क्या होगा, मैं कोडिंग कर दूंगी कि अगर 1 है तो उसका मतलब है फीमेल, वैल्यू में आप लिखेंगे 1 और उसकी लेबलिंग कर देंगे जो भी है, मेल है फीमेल है। आपने वैल्यूज 2 लिखी, उसकी कोडिंग कर दी मेल, ऐड ओके किया। अब आपको इससे क्या फायदा होगा, जब डेटा व्यू में जाके आप एंट्री करेंगे तो आपने क्या किया, आपने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिखा, तो इसमें एरर के चांसेस खत्म हो जाएंगे सारे। 1 2 1 2 आपको एंट्री डालनी होगी, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, तो आप ये इस पे कर्सर रखेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। एक और तरीका ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है। आप यहाँ से वैल्यू लेबल्स का एक ऑप्शन है, इस पे जब ऑन ऑफ करेंगे तो आपको नंबर्स ये पता चल जाएंगे कि 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है। ये हमने क्लियर हो गया वैल्यूज का। अब आती है मिसिंग वैल्यू।
मिसिंग वैल्यू का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर जब आप डेटा एंट्री कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मेरा वेरिएबल है, इसकी मैं टाइप सेलेक्ट कर रही हूँ न्यूमेरिक, अब मेरे पास यहाँ पर सबकी एज डल रही है 29, 30, 31, 25। मेरे पास अगर 999, मेरे पास मैंने डेटा देखा और डेटा में ये वैल्यू मिसिंग थी, किसी की एज नहीं डली हुई थी, तो मैं उसको ये कोडिंग दे दूंगी 999 करके, और वेरिएबल व्यू में जाकर मिसिंग वैल्यू में 999 कर दूंगी, डिस्क्रीट में जाके 999 कर दूंगी। तो क्या होगा कि जब भी मैं डेटा की एनालिसिस करूंगी, और ये 999 ये बिल्कुल अनयूजुअल नंबर है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये वैल्यू मिसिंग वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पे डेटा नहीं था, तो हमने मिसिंग वैल्यू डाल दी। क्योंकि जब डेटा यहाँ पर मिसिंग होगा तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि हो सकता है डेटा एंट्री करने वाले से मिस हो गया हो, या डेटा कलेक्ट करने के दौरान मिस हुआ है, कैसा ये हम कैसे क्लियर करेंगे। तो हमें अगर किसी ने इस तरह की वैल्यू डाली हुई होगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो डेटा कलेक्शन के दौरान ही इसका डेटा मिसिंग था, जो कि मिसिंग वैल्यू में उन्होंने डाल दिया। निदा मुमताज को कंफ्यूजन है, वैल्यूज का बता दें। वैल्यूज का मतलब है कि हम किसी भी वेरिएबल को न्यूमेरिक टाइप सेलेक्ट करके और उसमें कोडिंग दे सकते हैं। कोडिंग का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ऐसा वेरिएबल है जिसमें कैटेगरीज है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर, अब मैं क्या करूंगी, डेटा एंट्री करने लिखने से बेहतर यह है कि मैं उनको एक कोडिंग दे दूं। जैसे यहाँ पे मैंने मेल और फीमेल को कोडिंग दी है, मैंने फीमेल को भी कोडिंग दे दी, मैंने मेल्स को भी कोडिंग दे दी। उसके बाद जब मैं डेटा व्यू में जाऊंगी तो मुझे 121212 लिखना पड़ेगा, मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा। मैं टाइप करूंगी भी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूंगी फीमेल तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दे देगा। तो बेहतर ये है कि आप या तो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना होगा आपको, या तो 12 लिखना होगा बस। तो उससे ये फायदा होगा कि आपके एरर के चांसेस खत्म हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर हो रहे थे। राबिया करीम, क्या रिपीट करना है? थैंक यू। मिसिंग वैल्यू भी मैंने क्लियर कर दी है। कॉलम कुछ नहीं है, कॉलम का मतलब है कि आप कितनी उसको ब्रॉड कर रहे हैं, कितना नैरो कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ से कम कर देते हैं तो वहां पे आप डेटा व्यू में जाके वेरिएबल देखेंगे उसकी विड्थ कम हो गई। इस विड्थ के कम करने और बढ़ाने को कहते हैं कॉलम। आप खुद से भी कर सकते हैं ड्रैग करके। बुशरा, आपको मिसिंग वैल्यू क्लियर नहीं है? ओके। जब हम डेटा एंट्री कर रहे होते हैं, डेटा एंट्री करने के दौरान ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा मिसिंग होगा तो हम उसको कोई स्पेसिफिक वैल्यूज दे देंगे सिस्टम पे डालने के लिए। मैं डेटा एंट्री करी थी, सारी एंट्रीज जो है किसी पेशेंट की एज को रिप्रेजेंट कर रही है। 29 ईयर्स का पेशेंट है, 30 ईयर्स का, 31 ईयर्स का और 25 ईयर्स का। फिर एक पेशेंट का फॉर्म मेरे सामने आया और उसमें उसकी एज नहीं लिखी हुई थी। अगर मैं इसको खाली छोड़ देती तो हो सकता है जो डेटा की एनालिसिस करता है, डेटा आगे जाता, तो वो ये समझता कि मुझसे गलती से एंट्री होने में मिस हो गया। तो इसीलिए हम ये डिसाइड करते हैं, कोई स्पेसिफिक कोड दे देते हैं जो कॉमन नहीं हो, कोई यूनिक कोड हो। जैसे 999 तो किसी की एज नहीं हो सकती ना। तो ये कोड मैंने दे दिया, और इसके बाद मैंने वेरिएबल व्यू में जाके मिसिंग वैल्यूज में जब मैंने खोला तो डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यू में वो कोड मैंने लिख दिया। अब पूरे एज के वेरिएबल में जहां पर भी 999 शो हो रहा होगा, जैसे डेटा व्यू में जाके देखा हमने, 999 जहां पे भी शो होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे पेशेंट के एज 20 ईयर्स, इसकी 18 ईयर्स, फिर 999 आ गया, इसका मतलब ये
जहां 999 लिखा हुआ है उन पेशेंट की एज हमें नहीं मालूम और वो डेटा में मिसिंग थी। अब जब भी हम एनालिसिस करेंगे वो इन पेशेंट को एक्सक्लूड कर देगा एज का मीन निकालने के लिए। जब भी एज कैलकुलेट करेंगे हम तो वो इन पेशेंट को निकाल देगा और ये शो करेगा कि इन पेशेंट का डेटा मिसिंग था। और मुझे भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि डेटा एंट्री में मिस हो गया क्योंकि उसने 999 की कोडिंग डालकर दी है मुझे, इसका मतलब उसके पास डेटा है ही नहीं। इज दिस क्लियर? कॉलम में बता चुकी हूँ। कॉलम का मतलब ये है कि आप उसकी विड्थ कम या तेज ज्यादा कर सकते हैं डेटा व्यू में जाके, जिससे ये विड्थ आप कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। इसको कॉलम से अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब ये कि ये जो डेटा एंटर होगा ये राइट साइड की तरफ आए या लेफ्ट साइड की तरफ। जैसे ये लेफ्ट, इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट साइड हुई है, इसकी अलाइनमेंट राइट साइड हुई है, तो इससे आपकी एनालिसिस में फर्क नहीं पड़ता, डेटा एंट्री में फर्क नहीं पड़ता। ये जस्ट अपेयरेंस है। मेजर्स, ये मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, एक है नॉमिनल, एक है ऑर्डिनल, एक है स्केल। पिछले लेक्चर्स में आपको नॉमिनल ऑर्डिनल सब क्लियर किया था, आई होप कि आप लोग को याद हो। फिर रिपीट कर देती हूँ। नॉमिनल वो जो कैटेगोरिकल वेरिएबल हो लेकिन उसमें कोई नेचुरल ऑर्डरिंग नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल कलर्स हैं, नेम ऑफ डिजीजेस हैं, या फिर चॉइसेस हैं आपकी, मतलब फूड की, इस बिरयानी है, कौरमा है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपको कौन सा फूड पसंद है, ये सारी कैटेगरीज आपके सामने रख दी, तो ये आपका कहलाएगा नॉमिनल। लेकिन अगर आपको कोई लैकर्ड स्केल है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर, ये एक सीक्वेंस में ही चलता है। ऐसा नहीं होता कि पहले एक्सीलेंट लिख दें आप, फिर बाद में आपने वेरी गुड कर दिया, फिर उसके बाद आपने फेयर कर दिया, फिर गुड कर दिया। ऐसा नहीं होता। लैकर्ड स्केल में हमेशा ऑर्डिनल स्केल यूज किया जाता है। अगर आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल एज है, वेट है, हाइट है, उसके लिए आप हमेशा स्केल यूज करेंगे। क्लियर? बाकी ये इनपुट ये रहने दें। ये क्लियर हो गया किस तरह से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं वेरिएबल व्यू में, और किस तरह से हम डेटा व्यू में जाके उसकी एंट्री करते हैं। आई एम सॉरी, ये कौन है यूसेफ, नाम मेंशन नहीं हो रहा यूजर के नाम से। आई कैन नॉट रिपीट इट नाउ, आप सेशन दोबारा से देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम डेटा इंपोर्ट करने की बात करते हैं। ये तो था कि अगर हमें अपना क्वेश्चनर खुद से डिजाइन करना हो एसपीएसएस पे तो हम कैसे करेंगे। लेकिन अगर आपके पास डेटा एक्सेल की फाइल में आया है तो वो आप एसपीएसएस में कैसे खोलेंगे। फाइल पे जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आप ओपन करेंगे और डेटा, sorry Samreen, I cannot repeat. You should know the timing of the session. It was 10 o'clock and I started at 10:10. So I cannot repeat it now. Sorry. तो अगर आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास एक्सेल के फॉर्मेट पे डेटा है और आपको एसपीएसएस पे खोलना है तो आप किस तरह से इंपोर्ट करेंगे। फाइल में जाएंगे, डेटा, डेटा में जाने के बाद सबसे पहले आप यहाँ से टाइप सिलेक्ट करेंगे डेटा की, क्योंकि अगर जब तक आपके पास अगर एक्सेल पे डेटा है और आपने टाइप सिलेक्ट नहीं की तो आपके पास वो डेटा शो ही नहीं होगा। अब वहां पर जाइए जहां पे आपका डेटा सेव है। मेरा डेटा डेस्कटॉप पे सेव है तो मैं डेस्कटॉप पे जा रही हूँ। एग्जाम्पल डेटा के नाम से सबको मैंने फाइल प्रोवाइड कर दी थी, तो काइंडली आप लोग सबको फाइल ओपन करें। नाउ सबके पास ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसको अच्छे से समझ लें डेटा खोलते हुए। अच्छा, डेटा खोलते हुए हमेशा याद रखिएगा जो डेटा आप एसपीएसएस में खोलने जा रहे हैं उसकी फाइल बंद होनी चाहिए।
अगर एक्सेल की फाइल आपकी ऑलरेडी खुली भी है डेटा फाइल, तो वो एसपीएसएस में इंपोर्ट नहीं होगी। तो एसपीएसएस में इंपोर्ट करने के लिए पहले आप क्लोज करें अपनी एक्सेल फाइल, फिर एसपीएसएस पे इंपोर्ट कीजिएगा। ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो अब ये वर्कशीट, ऐसा होता है किसी भी एसपीएसएस की फाइल है उसमें एक से ज्यादा शीट्स भी होती हैं। कभी कभी ऐसे होता है एक ही शीट होती है। अगर एक ही शीट होती है तो फिर वो बाय डिफॉल्ट वही शीट शो करेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा शीट है, फर्स्ट शीट में कुछ भी नहीं है, सेकंड शीट में आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, डेटा मौजूद है, तो वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट शीट ही शो करेगा। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन यहाँ पे बॉक्स से कि आपका डेटा जिस शीट पे मौजूद है आप उसको सिलेक्ट करें, और फिर कह रहे हैं रीड वेरिएबल नेम फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉप द डेटा। अगर ये अनचेक है तो आपका वेरिएबल जो है वो एज अ केस शो हो रहा होगा, जो कि सही नहीं है। हमेशा इस पे आप चेक लगाएंगे तो आपके वेरिएबल नेम्स यहाँ पर हेडिंग बन के आ जाएंगे। परसेंटेज ऑफ वैल्यूज टू डिटरमाइन द डेटा टाइप से छोड़ दें, रिमूव लीडिंग इस पे क्लिक करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ से शीट सिलेक्ट करना, दूसरा यहाँ पे रीड वेरिएबल नेम फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द डेटा, इन दोनों पे चेक जरूर लगा होना चाहिए। अच्छा, अब आप ओके करेंगे तो आपके पास डेटा खुल जाएगा। सबके पास डेटा खुल गया है। सबसे पहले हम इस डेटा को समझ लेते हैं। सब पहला वेरिएबल सीरियल नंबर है, दूसरा वेरिएबल है एज, तीसरा वेरिएबल है जेंडर। हम वेरिएबल व्यू में जाके भी देख सकते हैं। पहला वेरिएबल है सीरियल नंबर, दूसरा है एज, तीसरा जेंडर, चौथा एडमिशन डेट, फिर डिस्चार्ज डेट, फिर है एल्ब्यूमिन, फाइनल आउटकम, रिकरेंट, बीएमआई, प्री ग्लूकोज, पोस्ट ग्लूकोज आउटकम, sleeplessness, lack into daily activity, lack into hobbies, anxiety। ये आपके वेरिएबल्स हैं। इनकी टाइप्स भी आप देख सकते हैं, या तो न्यूमेरिक है, या तो स्ट्रिंग है, या तो डेट है। फिर उसकी वेट शो हो रही है, डेसिमल किसी में भी नहीं है, लेबलिंग भी किसी में भी नहीं है, वैल्यूज किसी में नहीं दी हुई, क्योंकि हमने ये एक्सेल से इंपोर्ट किया। जब भी आप एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करेंगे तो ये लेबलिंग वगैरह चीजें आपके पास नहीं शो होंगी, आपको खुद से करनी होगी। डेटा व्यू में जाएंगे, ये सीरियल नंबर में इतने हैं, एज है, जेंडर है, एडमिशन डेट, डिस्चार्ज डेट, एसेट्रा एसेट्रा। टोटल हमारे पास 88 पेशेंट का डेटा मौजूद है। जब भी आपके पास डेटा आता है तो सबसे पहला काम डेटा को चेक करना होता है एनालिसिस से पहले, और उसके बाद उस पर वर्कअप करना होता है। पहले डेटा चेक करना है, फिर उसकी क्लीनिंग करनी है, और फिर बाद में उसकी एनालिसिस करनी है। हम ऐसा नहीं होता कि डेटा मिलते ही आंखें बंद करके उसकी एनालिसिस स्टार्ट कर दें, नहीं। पहले हम डेटा को चेक करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, उसमें क्लीनिंग की जरूरत तो नहीं है, फिर उसके बाद उस पर वर्कअप करने के बाद एनालिसिस शुरू करते हैं। ये सीरियल नंबर है। ये देखने के लिए कि डेटा में कोई डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है, क्योंकि अगर 2 से 3 लोग एंटर कर रहे हैं, हो सकता है कि एक डेटा दोबारा एंटर हो गया हो। तो ये सब चीजें रूल आउट करने के लिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं डुप्लीकेट्स। उसको करने के लिए आप डेटा पे जाएंगे, ये ऑप्शन है आइडेंटिफाई डुप्लीकेट। मैं स्लो स्लो चलूंगी यहाँ पे ताकि आप लोग मुझे फॉलो कर सके। दोबारा बताती हूँ, डेटा में जाएंगे, आइडेंटिफाई डुप्लीकेट केसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने वो वेरिएबल सिलेक्ट करना है जो कि यूनिक हो, जो कि आइडेंटिफायर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडेक्स के पेशेंट का डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तो इंडेक्स के पेशेंट्स को या तो मैं कोई आईडी दूंगी, या तो उनका कोई एमआर नंबर होगा। अब वो एमआर नंबर हर पेशेंट का डिफरेंट होगा,
तो ऐसा वेरिएबल जो हर पेशेंट का डिफरेंट हो, हम उसको सिलेक्ट करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो डुप्लीकेट है या नहीं। मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर को सिलेक्ट किया और उसके बाद इसको छोड़ दें। फिर वो ये कंसीडर कर रहा है, कह रहा है कि इंडिकेटर ऑफ प्राइमरी केस 1 0 डुप्लीकेट, कह रहा है कि 1 जो होगा उसको वो कह रहा है कि यूनिक होगा या प्राइमरी होगा, 0 का मतलब डुप्लीकेट। अच्छा, ये लास्ट केस इन ईच ग्रुप इज प्राइमरी, फर्स्ट केस इन ईच ग्रुप इज प्राइमरी। इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर इसमें डुप्लीकेट में डेटा है, तो अगर 1 2 दफा आ रहा है, पहले वाले 1 को वो प्राइमरी कंसीडर करे और दूसरे वाले को डुप्लीकेट, या फिर दूसरे वाले को वो प्राइमरी कंसीडर करे, पहले वाले को वो डुप्लीकेट। इट्स अप टू यू, आपको जो सही लगता है आप उस पर क्लिक कर दें। मैं हमेशा ये करती हूँ फर्स्ट केस इन ईच ग्रुप इज प्राइमरी, कि पहले जो 1 आ रहा है उसको प्राइमरी कंसीडर कर ले, उसके बाद अगर वो दोबारा आ रहा है तो उसको डुप्लीकेट कंसीडर करे। फिर है सिक्वेंशियल काउंट, इसको छोड़ दें, फिल्टर बाय इंडिकेटर, इस पे क्लिक लगाना है आपको। सिक्वेंशियल काउंट्स ऑफ मैचिंग केसेस इन ईच ग्रुप, अगर किसी का मैच नहीं कर रहा, कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो वो उसको 0 कंसीडर कर दे, और अगर उसका कोई डुप्लीकेट है तो उसको फिर 1 2 3 4 जितने डुप्लीकेट्स उसके आ रहे हैं उसको इस तरह से नंबरिंग दे दे। मैं दोबारा बता दूं सिक्वेंशियल काउंट का मतलब क्या, कि अगर किसी का कोई भी डुप्लीकेट नहीं है तो वो उसको 0 कंसीडर करे, अगर वो उसका किसी भी केस का एक से ज्यादा डुप्लीकेट है तो वो इस तरह करे कि 1 को कह दे कि प्राइमरी है, और 2 उसका डुप्लीकेट, 3 डुप्लीकेट, 4 डुप्लीकेट, 5 डुप्लीकेट, इस तरह से उसको वो कोडिंग कर दे। बाकी इसको छोड़ दें, ये कोई इंपॉर्टेंट। ओके किया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि एसपीएसएस में 3 फाइल्स होती हैं, एक आउटपुट की होती है, एक सिंटेक्स की होती है, और एक ये डेटा फाइल जो कि जिसपे हम अभी तक काम कर रहे हैं। ये जो अभी विंडो खुली है जिसमें आपके पास पूरा रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसको कहते हैं आउटपुट फाइल, ऊपर लिखा हुआ भी आया आउटपुट फाइल। ठीक है, एक और होती है सिंटेक्स फाइल जिसपे प्रोग्रामिंग वगैरह आपकी सेव होती है, उसका भी मैं अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, अब हम इसके रिजल्ट्स को पढ़ते हैं। जो हमने कमांड दी थी आइडेंटिफाई डुप्लीकेट केसेस सीरियल नंबर की बेसिस पे, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है हम उसको देख लेते हैं। टोटल हमारे पास कितने केसेस हैं? 88। मिसिंग 0, कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसका सीरियल नंबर मिसिंग हो। वेरी गुड। इंडिकेटर ऑफ ईच फर्स्ट मैचिंग केस एज प्राइमरी, इस पे हमने कहा था जिसके प्राइमरी केसेस हो वो कितने हैं, उसके डुप्लीकेट कितने हैं। ठीक है, प्राइमरी केसेस हमारे पास है 82, और उन 82 में से 6 जो हैं डुप्लीकेट्स में। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दूं, 82 ऐसे हैं जिनके कोई डुप्लीकेट नहीं है, 6 ऐसे हैं जिनके डुप्लीकेट है। ठीक है, सिक्वेंशियल काउंट ऑफ मैचिंग केसेस, हमने एक कमांड लगाई थी जिसमें हमने कहा था जिसका कोई भी डुप्लीकेट नहीं है उसको 0 कोडिंग देना, जिसका एक डुप्लीकेट है उसको 1 देना, और जो दूसरा डुप्लीकेट है उसको 2 देना। 76 ऐसे हैं जिनका एक भी डुप्लीकेट नहीं है, उसने 0 कह दिया। 6 ऐसे हैं जिनका जो खुद ये प्राइमरी है 1 दे दिया, और वही 6 का डुप्लीकेट भी है जिनको इन्होंने 2 कह दिया। टोटल हमारे पास 88 केसेस हो गए। अब हम डेटा व्यू में जाके उनको देख लेते हैं। ये उसने सीक्वेंस में भी कर दिया है। ये 1 2 दफा आ रहा है, 4 2 दफा आ रहा है, 6 2 दफा आ रहा है, 18 और 36 83। ये वो सीरियल नंबर है जो कि डुप्लीकेट में आ रहे हैं। अगर हमारे पास आप डेटा में देखें तो लास्ट में आपके पास एक वेरिएबल बन के आया होगा, ये प्राइमरी
केसेस वाला और ये मैच सीक्वेंसिंग वाला। देखिए 1 को उसने कहा ये प्राइमरी केस है और 1 ही ये डुप्लीकेट है, तो इसको 1 कह दिया और इसको 2 कह दिया। 4 का भी ये प्राइमरी केस है, 4 का ये डुप्लीकेट है, तो इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। इसी तरीके 6 है और बाकी नीचे वो है जो प्राइमरी केसेस है उनको कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो उसको 0 कह दिया। इस तरीके से हम जब भी डेटा आइडेंटिफाई करते हैं डुप्लीकेट, वो इसी तरीके से करते हैं। अब ये तो हो गई ही कमांड की बेसिस पे कि उसने हमें निकाल कर दे दिए कि सीरियल नंबर डुप्लीकेट्स में है, लेकिन क्या ये सीरियल नंबर वाकई पूरा डेटा ही डुप्लीकेट में डला हुआ है या जस्ट सीरियल नंबर बाय मिस्टेक गलत डल गए? ये हमें पूरा डेटा देखकर ही पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 1 को देखूं, 1 का एज है 57, ये जो सीरियल नंबर 1 है इसकी है 66। अब मुझे यहाँ पर डाउट हुआ कि हो सकता है सीरियल नंबर इनमें से कोई एक बाय मिस्टेक गलत डल गया किसी और की जगह। दोनों फीमेल है, ओके, लेकिन एक की एडमिशन डेट 10 जनवरी है, एक की 28 फेब, एक की डिस्चार्ज डेट लगी, दूसरी एक को रीनल डिजीज नहीं थी, एक को सीवियर रीनल डिजीज थी, एक लाइव रही, एक एक्सपायर हुई। दैट मीन्स कि ये यकीनन डुप्लीकेट में डेटा नहीं है, सीरियल नंबर डुप्लीकेट हो गए गलती से। हो सकता है कोई ऐसा सीरियल नंबर हो जो कि इसमें मिसिंग हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ देखूं मुझे 11 नहीं दिख रहा, 10 के बाद 12 है, 13 है, हो सकता है इनमें से कोई एक सीरियल नंबर 11 हो और वो बाय मिस्टेक डल गया हो। तो इसी तरीके से हम रूल आउट करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है, डेटा एनालिसिस से पहले। और अगर कोई डेटा सिमिलर है पूरा, तो दैट मीन्स कि वो फॉर्म ही डबल एंटर हो गया। दैट मीन्स क्लियर? इतना क्लियर हो गया सबको? अच्छा, आप लोग को कुछ कमेंट्स आए हुए, डबल कॉलम डुप्लीकेट। ओके, मैं स्लो पढ़ा देती हूँ, लेकिन मैंने कमांड्स तो स्लो पढ़ाई थी, इंटरप्रिटेशन बताइए। मैं दोबारा से आइडेंटिफाइड डुप्लीकेट केसेस बता देती हूँ। आइडेंटिफाइड डुप्लीकेट केसेस हम उस सीन में करते हैं तब हमें ये देखना हो कि हमारा डेटा डुप्लीकेट में तो नहीं है। ये देखने के लिए हम आइडेंटिफाइड डुप्लीकेट केस करते हैं। इस कमांड के लिए आप क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, आइडेंटिफाइड डुप्लीकेट केसेस करेंगे, इस पे क्लिक किया, आपके पास ये विंडो खुलेगी। इसके लिए आपने वो वेरिएबल सिलेक्ट करना है जिसमें डेटा हर पेशेंट का डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर, वो आइडेंटिफायर है जो हर किसी भी पेशेंट का आपस में मैच नहीं हो रहा होगा, हर पेशेंट का डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे इंडेक्स में एमआर नंबर होता है, हर पेशेंट का डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपने सीरियल नंबर शिफ्ट किया, उसके बाद आपने फर्स्ट केस इन ईच ग्रुप इस प्राइमरी, इस पे चेक लगाना है। सिक्वेंशियल काउंट ऑफ मैचिंग केसेस, इस पे चेक लगाना है और ओके कर देना है। ओके किया, आपके पास ये विंडो खुली भी आएगी। ठीक है, अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसको पढ़ते हैं। टोटल हमारे पास 88 केसेस थे जो कि हमने शुरू में ही देख लिए थे। 88 पेशेंट का हमारे पास डेटा मौजूद है। उसके बाद कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसकी सीरियल नंबर मिसिंग हो। अगर होता किसी का सीरियल नंबर मिसिंग तो वो यहाँ पर बता देता कि इतने पेशेंट का सीरियल नंबर मिसिंग है। उसके बाद
इंडिकेटर ऑफ ईच फर्स्ट मैचिंग केस एज प्राइमरी। जब इस पे हम जाते हैं तो इसमें वो बताएगा कि टोटल 82 पेशेंट ऐसे हैं जो कि प्राइमरी हैं, उन 82 में से 6 डुप्लीकेट में हैं। आई एम रिपीटिंग, आउट ऑफ 88, 82 पेशेंट्स is primary while 6 patients are in duplicate. नेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं, सिक्वेंशियल काउंट ऑफ मैचिंग केसेस। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें यह बताया जा रहा है कि 76 पेशेंट ऐसे हैं जिनका एक भी डुप्लीकेट नहीं है, 6 ऐसे हैं जो प्राइमरी हैं, वो उन्हीं 6 का डुप्लीकेट भी मौजूद है। क्लियर? साइमा, मिसिंग का मतलब है कि यहां से डेटा रिमूव हुआ हुआ हो, ठीक है, उसको मिसिंग कहते हैं। 11 जो है वो मिसिंग जरूर है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कॉलम में खाली कोई कॉलम हो, खाली कोई सेल हो। यहाँ पर खाली कोई सा भी सेल नहीं है, तो इसका मतलब डेटा मिसिंग नहीं है। चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, नंबर आपके पास डेटा मौजूद है, अगर यहाँ से रिमूव हुआ हुआ तो उसको हम कहते हैं कि मिसिंग है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, इंटरप्रिटेशन हो गई। तो अच्छा, आप लोग के पास ये विंडो स्प्लिट नहीं हो रही होगी। इस विंडो को स्प्लिट करने के लिए 3 कॉर्नर पे डॉट होंगे यहाँ पर, राइट हैंड पर देखें, इसको आप डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से स्प्लिट हो जाएगी विंडो। और फिर क्या होगा कि आप इस तरह से आगे पीछे कर सकेंगे, जैसे मुझे कंपेयर करना है इसके साथ। अगर नहीं हो रहे तो दूसरा तरीका ये है, विंडोज पे जाएं, विंडोज पे जाएं और स्प्लिट विंडो कर दें। ये वाला मुझे नहीं चाहिए, इसको खत्म कर दें, डबल क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, और इस वाले को मैंने ड्रैग करके मैं यहाँ पर ले आई। अब हम यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। क्लियर? अब हम ये देख रहे हैं कि सीरियल नंबर 1 डुप्लीकेट में है, सीरियल नंबर 4 डुप्लीकेट में, सीरियल नंबर 6 डुप्लीकेट में, सीरियल नंबर 18 डुप्लीकेट में है। अब ये डुप्लीकेट में तो है, यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है प्राइमरी है और इसी का ये डुप्लीकेट है। ये प्राइमरी है, इसका डुप्लीकेट है, प्राइमरी है, डुप्लीकेट है, ये सारे प्राइमरी है, इनका कोई डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए उसने इसके सामने लिख दिया इसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। और ये प्राइमरी है, इसका मतलब 1, और उसका डुप्लीकेट को उन्होंने 2 कह दिया। और अगर एक और डुप्लीकेट होता तो यहाँ पर वो डुप्लीकेट लिखा हुआ था और यहाँ पर 3 लिखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अगर कर देती 1, तो यहाँ पे प्राइमरी होता, यहाँ पे डुप्लीकेट होता, और यहाँ पर भी नीचे भी डुप्लीकेट होता, और यहाँ पर 3 होता। गॉट इट? इस तरह से आता अगर मैं यहाँ पे 1 कर देती। ठीक है, तो इस तरह से आता डेटा। अब ये हमें क्लियर हो गया। फिर हम ऐसा करते हैं, पूरा देखते हैं डेटा आगे का भी, कि ये सिर्फ सीरियल नंबर में मसला है या फिर आगे का डेटा भी डिफरेंट है। अगर आगे का डेटा भी डिफरेंट होता है तो दैट मीन्स के बाय मिस्टेक सीरियल नंबर गलती से ये डल गया। और अगर आगे का डेटा भी बिल्कुल सिमिलर है, इसका मतलब ये पूरा ही पेशेंट गलती से डबल डेटा एंट्री हो गई है। ठीक है, ये क्लियर हो गई। आगे चलते हैं हम। अगर हमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल फॉर एग्जांपल एज है, इसकी हमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन,
या मिनिमम मैक्सिमम देखनी है तो हम कैसे देखेंगे? एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने एज का वेरिएबल, क्योंकि क्वांटिटेटिव है, हमेशा मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, ये सब क्वांटिटेटिव वेरिएबल का होता है, कैटेगोरिकल का नहीं होता। तो यहाँ पर डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल था, उस पर मैंने अनचेक कर दिया, एज के वेरिएबल को सिलेक्ट किया, और उसको यहाँ पर शिफ्ट किया। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, उसके बाद आपने स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया। इसमें आपको जो जो चीजें चाहिए, मीन, मीडियन, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल, इंटरक्वार्टाइल रेंज की सब चीजें मुझे चाहिए एज की। कंटिन्यू करा और उसके बाद आपने ओके कर दिया। तो ये आपके पास एज की सारी चीजें आ गई हैं। एज की मीन एज जो है वो 48 ईयर्स है, मीडियन भी 48 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है, मिनिमम एज जो है सबसे कम एज पेशेंट की 22 ईयर्स है, सबसे ज्यादा एज पेशेंट की 72 ईयर्स है, मीडियन जो है वो 48 ईयर्स है, और मीडियन की इंटरक्वार्टाइल रेंज 40 ईयर्स और ये 57 ईयर्स है। क्लियर? इसी तरीके से आप दूसरे क्वांटिटेटिव वेरिएबल की भी ये स्टैटिस्टिक्स मालूम कर सकते हैं। जिस तरह से अगर हम अभी, हमारा दूसरा क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है, प्री ग्लूकोज एंड पोस्ट ग्लूकोज, ये हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। कैसे पता चल रहा है? ये ऊपर स्केल बना हुआ है, स्केल से आपको पता चल जाएगा ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। अगर ये बलून इस तरह के 3 बने हुए हैं तो इसका मतलब ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है। अगर इस तरह से बना हुआ है तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग है, इसको हमें चेंज करना होगा बाद में, ठीक है। अब हम एज की हमने मालूम की, अब हम प्री ग्लूकोज और पोस्ट ग्लूकोज की स्टैटिस्टिक्स मालूम करना चाह रहे हैं। प्री ग्लूकोज सिलेक्ट किया, दोनों को साथ सिलेक्ट कर सकते शिफ्ट करके। स्टैटिस्टिक्स में गए, क्योंकि पहले से मैंने चेक लगाए हुए थे तो अभी तक चेक लगे हुए हैं, इसको दोबारा से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप ओके करते हैं तो डायरेक्ट आपके पास इस तरह के रिजल्ट बने हुए आ जाएंगे, लेकिन अगर आप पेस्ट करते हैं आपके पास एक और विंडो खुलेगी जिसे कहते हैं सिंटैक्स, जो कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि एसपीएसएस में 3 विंडोज होती हैं या 3 शीट्स होती हैं। एक डेटा फाइल जिसमें आपका पूरा डेटा मौजूद है, एक आउटपुट फाइल जिसमें आपका डेटा रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक है सिंटेक्स फाइल। सिंटेक्स फाइल क्या होती है? इसमें अगर आप जब भी कोई कमांड लगा रहे हैं, आप पेस्ट करेंगे, डायरेक्ट ओके नहीं करें, पेस्ट करेंगे तो आपके पास वो पूरा प्रोग्राम यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। वेरिएबल नेम आपने चेंज किया और आपने सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया, ये ग्रीन वाला बटन है ना, जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका मतलब ओके कर रहे हैं, जो कि आप डायरेक्ट ओके करते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास ये सब चीजें स्टैटिस्टिक्स आ गई, प्री ग्लूकोज की भी, पोस्ट ग्लूकोज की भी। सिंटेक्स बता दूं, सिंटेक्स क्या होता है कि जब भी आप कोई कमांड दे रहे हैं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स मालूम करना चाह रहे हैं बेसिक, अगर आप डायरेक्ट ओके कर देंगे तो डायरेक्ट आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आप ओके नहीं कर रहे, पेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास ये प्रोग्राम आएगा। इस प्रोग्राम का पढ़ भी सकते हैं हम कि आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है किस किस वेरिएबल्स की,
प्री ग्लूकोज की, पोस्ट ग्लूकोज की। और उसमें आपने क्या क्या मालूम करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, मीन है, मीडियन है, ये पूरा कमांड लिखी हुई है उसकी। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ये ग्रीन वाला बटन है ना, रन सिलेक्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ गए। मैं हमेशा प्रिफर करती हूँ कि सिंटेक्स जरूर बनाएं। सिंटेक्स बनाने का फायदा ये होता है कि अगर आपने ये पूरा प्रोग्राम किया हुआ है और आपका डेटा है 88 पेशेंट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल 5 लोगों का और डेटा आपने एंटर कर दिया, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाकर सारा काम करने की जरूरत नहीं। जब आपने बस सिंटेक्स किया सिलेक्ट, क्योंकि वेरिएबल नेम तो सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ, वेरिएबल नेम सिर्फ पेशेंट का डेटा इंक्रीज हुआ है ना, तो आप सिलेक्ट करके रन करेंगे तो दोबारा सारे आपके रिजल्ट आ जाएंगे। पहले 88 पेशेंट पे थे, अब आपने पेशेंट नंबर इंक्रीज कर दिए, 100 पेशेंट पे हो गया, तो 100 पेशेंट का डेटा आपके पास एनालिसिस आ जाएगी सारी। इतना क्लियर है? हमें ब्रेक लेना चाहिए यहाँ पर या कंटिन्यू करना है? ओके, हम 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और फिर हम 11:10 पे या 11:15 पे हम स्टार्ट करेंगे। तो काइंडली आप लोग टाइम पर आ जाइएगा, फिर ऐसा ना हो कि आप लोग कहीं लेट हो गए तो रिपीट कर दें। आई कैन नॉट रिपीट। थैंक यू।